Hello everyone, I am Shivam Bishnoi and I welcome you all to Bishnoi Medical Classes. So in this video, we are going to complete our pharmacodynamics second part. So in this part, we will study the following topics which are the drug antagonism, drug synergism and the drug tolerance. So let's move to the next slide. So here first we will start with the drug antagonism. Here we will see the definition of drug antagonism. It is defined as when one drug inhibit or decrease the effect of अनदर ड्रग। तो इसकी डेफिनेशन से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि ड्रग एंटागोनिज्म क्या है। जब तुम्हारी कोई एक ड्रग किसी दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर दे उसे बोलते हैं ड्रग एंटागोनिज्म। सपोज मैंने तुम लोगों को यहां पे ये नीचे लिखा हुआ है, देखो, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज लेस देन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। अब इसका क्या मतलब है? सपोज तुम लोगों के पास कोई भी दो ड्रग है, ठीक है, ये तुम लोगों की आगे यहाँ पे ड्रग 1 और ये आगे तुम्हारी ड्रग 2। अब मैं इन दोनों ड्रग को कंबाइन करके तुम लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना मुझे एक सिंगल ड्रग को तुम्हें देने से मिलेगा। मतलब मैं तुम्हें पहली ड्रग अलग दे रहा हूं और दूसरी ड्रग मैं तुम्हें थोड़े टाइम बाद दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पहले ये वाली ड्रग खा लो और उसके थोड़े टाइम बाद सेकंड ड्रग खा लेना, ठीक है। तो उस चीज का इफेक्ट क्या है, ज्यादा आएगा इन दोनों को कंबाइन करके खाने के बजाय, ठीक है। तो दैट इज द ड्रग एंटागोनिज्म। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज less than the effect of drug A and effect of drug B. So this is your drug antagonism. So let's move to the next slide. Yeah. Here you will see the types of the drug antagonism. In the types of drug antagonism, we have the two types, the chemical antagonism and next one is your physical antagonism. So let's see what is chemical antagonism. Here you will see the definition of chemical antagonism. It also known as pharmacological antagonism. The chemical antagonism is also known as the pharmacological antagonism. इसे pharmacological antagonism भी बोला जाता है। Next, it is a process where two or more substance interact to counteract each other's effects. अब केमिकल एंटागोनिज्म और फिजिकल एंटागोनिज्म को ध्यान से समझना एक बार में समझ आने वाली चीज है, ठीक है। केमिकल एंटागोनिज्म क्या है? ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारी दो ड्रग है वो एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करती है। मैंने क्या बोला, अगर मैं तुम्हें कोई दो ड्रग एक साथ दे दूं तो उन दोनों का जो इफेक्ट है वो काउंटर एक्ट करेगा। अब यहाँ पे काउंटर एक्ट का क्या मतलब होता है? काउंटर एक्ट इज टू रिड्यूस द इफेक्ट बाय अगेंस्ट, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझो। इसकी जो बहुत अच्छी नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल, इस बात का तुम्हें पता है, जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, वाइल ग्लूकागोन रेज इट। और जो ग्लूकागोन है ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जो इंसुलिन है ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अभी मैं तुम्हें ये दोनों ड्रग एक साथ एडमिनिस्टर कर दूं, ग्लूकागोन और इंसुलिन, तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या करेंगे, वो काउंटर एक्ट होंगे, ठीक है। When administered together their effects are counteracted, ठीक है। तो इन दोनों के इफेक्ट्स का क्या है, वो दोनों का इफेक्ट कम हो जाएगा। इंसुलिन का भी इफेक्ट कम होगा और ग्लूकागोन का भी इफेक्ट कम होगा। और इसकी नेक्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है वो है हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिन। अगर मैं तुम्हें ये दोनों ड्रग एक साथ दे दूं तो भी इन दोनों ड्रग का इफेक्ट क्या है, कम हो जाएगा। जो एंटीहिस्टामिन है वो हिस्टामिन का इफेक्ट कम कर देगी और जो हिस्टामिन है वो तुम्हारे एंटीहिस्टामिन का इफेक्ट कम कर देगा, ठीक है। हिस्टामिन कॉजेज एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। जो हिस्टामिन है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज करता है और जो एंटीहिस्टामिन है वो तुम्हारे एलर्जिक रिस्पॉन्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, या फिर मैं कहूं कि ब्लॉक करता है तुम्हारे हिस्टामिन एक्शन को। तो ये था तुम्हारा केमिकल एंटागोनिज्म। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। तो यहां पे तुम लोग नेक्स्ट टाइप देख सकते हो जो है तुम्हारा फिजिकल एंटागोनिज्म। और फिजिकल एंटागोनिज्म क्या है? इट इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। इसे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी बोला जाता है। It occurs when two substances have opposite effect on the body but act at different site or through different mechanism. अब यहाँ पे इस चीज को समझना तुम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है।
तुम लोगों को लग रहा होगा कि फिजिकल एंटागोनिज्म और केमिकल एंटागोनिज्म अभी सेम है, बट इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो एक बार जरा, आगे आओ। हाँ, तो यहां पे तुम लोग देखो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं केमिकल एंटागोनिज्म की। केमिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है, यहां पे मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल पे हो इंसुलिन और ग्लूकागोन के, ठीक है। ये जो फर्स्ट एग्जांपल थी तुम लोगों की इंसुलिन और ग्लूकागोन की, इस पे आओ तुम लोग, आगे देखो। तो यहां पे केमिकल एंटागोनिज्म में क्या हो रहा है, सपोज ये मेरे पास एक ड्रग है इंसुलिन, और दूसरी ड्रग ये मेरे पास है तुम्हारी ग्लूकागोन। अब इंसुलिन का काम क्या था, ब्लड शुगर लेवल को कम करना, और वहीं जो तुम्हारा ग्लूकागोन था उसका तुम्हारा काम था जो ब्लड शुगर लेवल है उसे इंक्रीज करना। अब मैंने तुम्हें पीछे वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि तुम्हारी बॉडी में हर एक ड्रग के लिए एक ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, जिसके साथ वो ड्रग क्या है जाके बाइंड करेगी, ठीक है। अभी ये ड्रग क्या फ्रीली तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रही है, ये लो, ये मैं यहाँ पे ये ब्लड स्ट्रीम बना दी, ठीक है। ये ब्लड वेसल उसके अंदर ये तुम्हारी दोनों ड्रग प्रेजेंट है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ बहुत सुंदर सा रिसेप्टर, ये लो, ये आ गया रिसेप्टर। अब जो केमिकल एंटागोनिज्म है उसके अंदर क्या है, मैं जो तुम्हें दो ड्रग दे रहा हूं इंसुलिन और ग्लूकागोन, इन दोनों का रिसेप्टर बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा इंसुलिन है, अब ये उसी सेम रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, ये यहां पे आके बैठ गया, और इस रिसेप्टर पे ये जैसे ही आके बैठेगा तो तुम्हारी बॉडी को पता लगेगा कि अच्छा इंसुलिन लेवल अब मुझे कम करना है, ठीक है। और वहीं ये जो तुम्हारा ग्लूकागोन है ये भी उसी सेम रिसेप्टर पे आके बैठता है, और जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि अब मुझे जो ब्लड शुगर लेवल है उसे इंक्रीज करना है, तुम्हारी बॉडी को ये चीज पता लगती है। बट अगर ये मैं तुम्हें दोनों एक साथ दे दूं और इनका रिसेप्टर भी क्या है बिल्कुल सेम है केमिकल एंटागोनिज्म में, ठीक है, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या करेगा, काउंटर एक्ट करेगा, और दोनों में से किसी का भी इफेक्ट तुम्हें अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा केमिकल एंटागोनिज्म, इन दिस वी हैव द सेम रिसेप्टर, ठीक है। सो आई कैन राइट इन द केमिकल एंटागोनिज्म द ड्रग विल एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर। यहां पे लिख देता हूं, द ड्रग विल एक्ट ऑन सेम रिसेप्टर। इतनी बात क्लियर हुई। अब तुम लोग आओ फिजिकल एंटागोनिज्म पे फिर से। तो अब यहां पे फिजिकल एंटागोनिज्म में तुम लोग देख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म व्हेन टू सब्सटेंस हैव ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द बॉडी बट एक्ट एट सेम साइट। अब ठीक है, साइट मींस रिसेप्टर। साइट वर्ड से यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, यू कैन राइट बट एक्ट ऑन सेम रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर साइट एक ही बात है। अब जहां पे केमिकल एंटागोनिज्म पे तुम लोगों के पास जो रिसेप्टर थे वो एक था, और वो दोनों ड्रग क्या कर रही थी, उस सेम रिसेप्टर पे आके बाइंड कर रही थी। बट अब फिजिकल एंटागोनिज्म में ऐसा नहीं है। जो तुम लोगों का ये फिजिकल एंटागोनिज्म है इसके दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दोनों ड्रग के लिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो एक बार, इंसुलिन एंड एपिनेफ्रिन। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल व्हाइल एपिनेफ्रिन रेज इट। अब तुम्हारी बॉडी में अगर मैं एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर कर दूं, ठीक है, मेन तो उसका काम क्या है, जो फ्लाइट एंड फाइट मोड है उसको एक्टिवेट करना, ठीक है। जो तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको वो एक्टिवेट कर देता है, व्हाइल एपिनेफ्रिन रेज इट। अब उसके एक्टिवेट होने की वजह से जो तुम्हारा इंसुलिन लेवल जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट ये इंसुलिन है वो उसको कम करने पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे इंसुलिन और एपिनेफ्रिन इन दोनों के जो रिसेप्टर होंगे वो अलग अलग होंगे, वो ग्लूकागोन और इंसुलिन की तरह सेम नहीं होंगे। इसको आगे समझो एक बार, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, वही ये मैं सेम यहाँ पे एक ब्लड स्ट्रीम बना देता हूं। ये मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूं तुम्हारे फिजिकल एंटागोनिज्म की, ठीक है। केमिकल एंटागोनिज्म कर लिया। अब यहां पे वही सेम दो ड्रग आ, जो ये तुम्हारी इंसुलिन थी, और ये जो नेक्स्ट ड्रग मैं यहां पे बना रहा हूं ये है तुम्हारा एपिनेफ्रिन।
ठीक है, ये दोनों तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, मैंने एडमिनिस्टर कर दिए तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में, और वहीं दूसरी तरफ ये आगे तुम्हारे रिसेप्टर। अब यहाँ पे एक मिनट रुको, सॉरी मुझे ना कलर अच्छा ले लेना थोड़ा। हाँ अब देखो, तो यहाँ पे ये तुम्हारा रिसेप्टर आ गया इंसुलिन का, और दूसरी तरफ ये तुम्हारा रिसेप्टर आ गया एपिनेफ्रिन का, जिसे एड्रेनलिन भी बोल देते हैं। ये तुम्हारा एपिनेफ्रिन ड्रग, और ये आ गई तुम्हारी ऊपर वाली आ गई इंसुलिन। इंसुलिन का तुम्हें पता है ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगी, कम करेगी, और जो एपिनेफ्रिन है ये तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। अब तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम से इंसुलिन निकल के ये इंसुलिन अपने खुद के रिसेप्टर पे जाके बैठ जाएगा, और वहीं जो एपिनेफ्रिन है वो जाके बैठेगा तुम्हारे एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर पे। दोनों के रिसेप्टर अलग हैं, ठीक है, बट जो काम है वो सेम है। जो एपिनेफ्रिन था वो तुम्हारा ग्लूकागोन का काम कर रहा है, और जो इंसुलिन है वो अपना काम कर रहा है। दोनों के रिसेप्टर अलग हैं। अब इसमें भी क्या होगा, ये दोनों के जो इफेक्ट है वो हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इंसुलिन एपिनेफ्रिन का इफेक्ट कम कर देगा, और जो एपिनेफ्रिन है वो तुम्हारे इंसुलिन का इफेक्ट कम कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब जो मेन डिफरेंस है तुम्हारे केमिकल और फिजिकल एंटागोनिज्म में वो यही है कि ये केमिकल है, इसके अंदर रिसेप्टर सेम होता है दोनों का, और जो फिजिकल एंटागोनिज्म है इसके अंदर रिसेप्टर अलग होता है। जैसे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ हिस्टामिन और एपिनेफ्रिन। जो हिस्टामिन और एपिनेफ्रिन है इन दोनों के रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, बट काम ये और काम एक दूसरे के ऑपोजिट कर रहे हैं, बट वहां पे रिसेप्टर सेम था और काम भी ऑपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। इसी के साथ हमारा ड्रग एंटागोनिज्म खत्म होता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। ओके, कोशिश करूंगा कि अब मैं ये तुम लोग को जल्दी जल्दी करा दूं। अब यहाँ पे तुम लोग आ जाओ ड्रग सिनरिज्म पे। अब ड्रग सिनरिज्म को समझो। यहाँ पे ड्रग सिनरिज्म की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन ढूंढ के लाए, जो लिखा है व्हेन वन ड्रग इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक ड्रग है वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कोई दो ड्रग दे रहा हूं, सपोज आई गिव यू द ड्रग ए प्लस बी, ड्रग ए प्लस ड्रग बी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा अगर मैं तुम्हें ड्रग अलग अलग दूं, ठीक है। ए प्लस बी व्हेन गिवन सेपरेटेडली। अब लिख देता हूं व्हेन गिवन सेपरेटेडली। और वहीं पे ये जो ड्रग थी तुम्हारी ए प्लस बी, अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट इंक्रीजेस व्हेन गिवन इन कॉम्बिनेशन। अब ड्रग एंटागोनिज्म में तुम लोगों को पता है दो ड्रग एक साथ देने से उनका इफेक्ट क्या है, कम हो रहा था, और ड्रग सिनरिज्म में दो ड्रग को एक साथ देने से उनका इफेक्ट बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ड्रग सिनरिज्म के टाइप्स पे आ जाओ। इसके जो टाइप्स यहाँ पे दो टाइप्स हैं। जो फर्स्ट है तुम्हारा एडिटिव and next one is your supra additive. What is the additive? Let's see. When two drugs are added, their effect gets two times. जब मैं किसी दो ड्रग को तुम लोगों को मिला के दूंगा, ड्रग ए प्लस बी, दोनों को मैं एक साथ एडमिनिस्टर करूंगा, तो उस टाइम पे जो दोनों ड्रग है उनका इफेक्ट क्या है, टू टाइम्स, दो गुना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब सुप्रा एडिटिव में क्या, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सुप्रा ये एडिटिव का बाप है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, when two drugs given in combination their effect gets multiple times। अब यहां पे अगर मैं किसी दो ड्रग को एक साथ दे रहा हूं, यहां पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, लीवोडोपा और कार्बिडोपा। अगर मैं तुम्हें ये दो ड्रग को कंबाइन करके दे रहा हूं ए प्लस बी में, तो इनका इफेक्ट क्या है, कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। सुपर एडिटिव में थोड़ा बढ़ रहा है, दो गुना बढ़ रहा है, बट सॉरी एडिटिव में थोड़ा इफेक्ट बढ़ रहा है, दो गुना इफेक्ट बढ़ रहा है, बट जो सुपर एडिटिव है उसमें कई गुना, बहुत ज्यादा इफेक्ट बढ़ जाएगा ड्रग का। यही मेन डिफरेंस है एडिटिव और सुपर एडिटिव में। कुछ इसमें ज्यादा खास बात नहीं, एडिटिव में थोड़ा इफेक्ट बढ़ेगा और सुपर एडिटिव में दोनों को कंबाइन करके देने से उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये था तुम्हारा ड्रग सिनरिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। लास्ट टॉपिक रह रहा है, ध्यान से समझना, ये तुम्हारा ड्रग टॉलरेंस। अब ये ड्रग टॉलरेंस क्या है, यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन देखो, reduced response to a drug following its repeated use is called tolerance। tolerance तुम लोगों को नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अगर तुम लोग कोई ड्रग को
रिपीटेड यूज कर रहे हो, बार बार उसका यूज कर रहे हो बहुत लंबे टाइम के लिए, तो तुम्हारी बॉडी क्या है, उस ड्रग के लिए टॉलरेटेड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर तुम कोई ड्रग का बार बार यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो तुम्हारी बॉडी क्या उस ड्रग के लिए टॉलरेटेड हो जाएगी। अब नीचे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको तुम लोग देख सकते हो। रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। अब तुम लोग एक ड्रग, मान लो कोई 1 साल से तुम सेम ड्रग खाए जा रहे हो, अब तुम्हारी बॉडी के उस ड्रग के लिए टॉलरेटेड होगी। मान लो तुम लोग 500 mg कोई ड्रग खा रहे हो, ठीक है, 1 साल के लिए, अब तो तुम्हारी बॉडी क्या है उसके लिए टॉलरेट होगी। मतलब अब अगर तुम लोग 1 साल बाद 500 mg उसका खाओगे तो तुम्हारी बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोगों को उसकी डोज हाई करनी पड़ेगी। 500 mg की जगह अब तुम्हें वही ड्रग 1000 mg तक खानी पड़ेगी। ठीक है, तो यही है तुम्हारा ड्रग टॉलरेंस। इट रिक्वायर हायर डोज टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। अब तुम्हें वही ड्रग का सेम रिस्पॉन्स लेने के लिए वही ड्रग की अब तुम्हें डोज ज्यादा लेनी पड़ेगी। यही है तुम लोगों का ड्रग टॉलरेंस। बहुत आसान है। अब ड्रग टॉलरेंस की टाइप्स देखो, इसकी टाइप्स यहाँ पे 3 टाइप्स है। जो तुम्हारे फर्स्ट है वो है नेचुरल टॉलरेंस, सेकंड वन इज योर एक्वायर्ड टॉलरेंस एंड थर्ड इज योर क्रॉस टॉलरेंस। तीनों क्या है, आओ आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग आ जाओ नेचुरल टॉलरेंस। ये नेचुरल टॉलरेंस क्या है, द इंडिविजुअल इज लेस सेंसिटिव टू गिवन ड्रग। मतलब कि नेचुरल टॉलरेंस के अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल, जो भी यहाँ पे पेशेंट है, वो क्या है, ड्रग के लिए लेस सेंसिटिव है। मतलब वो ऑलरेडी उस ड्रग के लिए टॉलरेटेड है। ठीक है, किसी के जीन्स में या फिर बाय बर्थ ही उसे उस ड्रग का इफेक्ट ज्यादा नहीं हो रहा है। जो नॉर्मल बंदे पे ड्रग 500 mg पे काम कर रही थी, अब वही वो किसी बंदे पे 500 mg पे काम नहीं कर रही। पर उस पेशेंट ने ना तो वो कभी दवाई खाई ना कुछ और, वो नेचुरली उसकी बॉडी में 500 mg पे काम नहीं कर रही। दैट इज योर नेचुरल टॉलरेंस, जिसके का कोई कॉज नहीं है, वो नेचुरली तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है टॉलरेंस उस ड्रग के लिए। अब नेक्स्ट आओ जो है तुम्हारा एक्वायर्ड टॉलरेंस। अब एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या है, दिस इज रिजल्ट ऑफ रेपिटेटेड यूज ऑफ ड्रग्स इन एन इंडिविजुअल हु वाज इनिशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम ड्रग। अब यहां पे कोई एक पर्सन किसी ड्रग का रिपीटेड यूज कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो एक टाइम पे आके वो सेम डोज पे वो ड्रग कोई भी काम नहीं करेगी, उस ड्रग की उसको डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो तुम्हारी एक्वायर्ड टॉलरेंस जो तुम लोगों ने लाइफ टाइम में एक्वायर की है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आसानी से समझो, एक बार में समझ आने वाली बात है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो, जो है अल्कोहल और एनाल्जेसिक। अल्कोहल और एनाल्जेसिक ये दो इसके एग्जांपल है। अगर तुम लोग अल्कोहल थोड़ी अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद, ठीक है, साल 2 साल 3 साल बाद उस अमाउंट पे तुम्हारी बॉडी में जो अल्कोहल के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हें अल्कोहल की डोज क्या है, इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर तुम्हें बॉडी में वही सेम रिस्पॉन्स चाहिए। और इसकी वही नेक्स्ट एग्जांपल है एनाल्जेसिक, जैसे जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हो गए। ठीक है, कोई भी तुम लोग पेन किलर खा रहे हो लंबे टाइम से, जैसे डिक्लोफिनेक वगैरह हो गया, तो फिर एक टाइम पे आके डिक्लोफिनेक की एक स्पेसिफिक डोज तुम्हारी बॉडी के लिए कोई भी काम नहीं करेगी। उसके लिए तुम्हें क्या है, जो डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी वही सेम इफेक्ट लेने के लिए ड्रग का। ठीक है, अब लास्ट पे देखो जो तुम्हारा क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस क्या है, इसको समझो। डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग्स। अब यहां पे क्या है, तुम लोग कोई भी दवाई नहीं खा रहे हो बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, बट सपोज तुम लोग क्या है, डिक्लोफिनेक है वो तुम लोग लंबे टाइम से नहीं खा रहे, बट फिर भी तुम्हारी बॉडी उस डिक्लोफिनेक के लिए टॉलरेटेड है, पर वो टॉलरेंस नेचुरल नहीं है। ठीक है, वो टॉलरेंस नेचुरल नहीं है, तो वो टॉलरेंस कहां से आई। मान लो तुम लोग कोई और पेन किलर ले रहे थे, जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ओपियोइड्स ले रहे थे। ठीक है, जैसे ओपीएम वगैरह हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, लंबे टाइम से तुम लोग कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से दूसरी ड्रग का इफेक्ट क्या है, कम हो गया तुम्हारी बॉडी के ऊपर, जैसे कि बार्बिट्रेट्स और जनरल एनेस्थीसिया। अब इनका इफेक्ट क्या है, तुम्हारी बॉडी पे कम हो गया। किसकी वजह से कम हुआ, अल्कोहल और ओपीएम की वजह से। ये तुम लंबे टाइम से ले रहे हो और इनकी वजह से जनरल एनेस्थीसिया, बार्बिट्रेट्स या फिर किसी और ड्रग का इफेक्ट क्या है, कम हो गया। इसको तुम लोग एक बहुत अच्छी एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो,
जो लोग ज़्यादा लंबे टाइम से ओपियम या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए और मान लो उनकी कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो उन पे क्या है, जो एनेस्थीसिया की डोज है वो उन पेशेंट्स को ज़्यादा चाहिए होगी, या फिर कभी कभार जो एनेस्थीसिया है वो उन पेशेंट्स पे काम ही नहीं करता। ठीक है, वो उनकी बॉडी को सुन्न नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज उनकी बॉडी में ऑलरेडी एनेस्थीसिया के लिए टॉलरेंस है, बट वो टॉलरेंस एनेस्थीसिया ने कॉज नहीं की, वो कॉज की ओपियम और अल्कोहल ने। यही थी तुम्हारी क्रॉस टॉलरेंस। और इसी के साथ हमारी ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। देखो, अगर तुम लोगों को मेरी बोली हुई बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो तुम लोगों के लिए ये फार्माकोलॉजी बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, देखो मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे ज़्यादा लिख के नहीं लाता, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे भरोसा है कि तुम लोग वहाँ पे ये एग्ज़ाम में ही इन चीज़ों को खुद से लिख सकते हो। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, और लिखा कम रहा हूँ, बिकॉज लिखने वाला काम तुम लोग खुद से कर सकते हो। और इसी के साथ हमारी ये सारी वीडियो खत्म होती है। फार्माकोडायनेमिक्स के ये 3 टॉपिक हम लोगों ने आज कवर कर लिए। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें फार्माकोलॉजिकल के और भी फार्माकोडायनेमिक्स के और भी टॉपिक्स कराऊंगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।